भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मैं ज़्यादा एम्फेसाइज आपको टेस्ट से करना चाहूँगा, मतलब जो आपके एलिमेंट टेस्ट कंडक्ट होंगे, तो जो एलिमेंट टेस्ट आपके होंगे वो 80 से न तो आपको किसी और कोचिंग वगैरह से भाई का आवाज थोड़ा डाउन है। और आपके जो टेस्ट पेपर आपके वो इजी मीडियम डिफिकल्ट हर टाइप के होंगे, तो कोशिश करें कि टेस्ट को दें और उनको एनालाइज करें और पेपर देने के टाइम ध्यान दें कि OMR में गलत ना हो। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था में कि जैसे मेरा एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, तो उसमें मैं OMR गलत आ गया, तो उससे मेरे पास नंबर और कटे। तो आप कोशिश करें कि आप OMR वगैरह ध्यान से पढ़ें। हालांकि अब तो CBT हो गया, तो शायद इसका तो फायदा मिलेगा कि OMR को चेंज कर सकते हैं अगर गलत ना किया। थैंक यू। OMR में गलती नहीं करते तो आज इनके 715 मार्क्स होते हैं और 4th रैंक से सीधे 1st रैंक पे आ जाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेलो हेलो। ऑल ओवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरे 705 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया रैंक 9 है। मेन एम्फेसिस तो मेरा डाउट्स पर रहता है कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो डाउट्स हैं वो आगे जाके हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देते हैं। वो कभी ना कभी किसी टेस्ट में आएंगे और आपका सवाल गलत करवा देंगे। इसी वजह से जितना जल्दी हो सके जो LM के फैकल्टीज़ हैं उनसे डाउट को क्लियर करना चाहिए, चाहे कितना ही आसान क्यों ना हो। बस यही है। हेलो, कार्तिक चौधरी। मेरी ऑल इंडिया रैंक 16 है और 705 मार्क्स हैं। तो टिप्स में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि पढ़ने के तो मैं 6 to 7 आवर्स डेली पढ़ता था और एक्सक्लूडिंग कोचिंग। और जब आप पढ़ो तो आप ये देखो कि आप जिस टाइम में पढ़ रहे हो उस टाइम आप मैक्सिमम रिटेन कर पा रहे हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको नींद आ रही है तब आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप ज़्यादा रिटेन नहीं कर पा रहे हो। उसकी जगह आप थोड़ा पावर नैप ले लो और उसके बाद पढ़ो, तो शायद आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आएगी। थैंक यू। मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर कुमार, मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरे 700 मार्क्स पे रैंक 39 बन रही है। पिछले साल मेरी 42,000 रैंक आई थी। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा कमबैक कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि आप डेली 10 से 12 घंटे जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद अपना टेस्ट पेपर सेम एनालाइज करना है, डाउट्स आपके टीचर से पूछने हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप जाकर अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुंजन, मैं लखनऊ से हूँ। मेरा 695 स्कोर था और ऑल इंडिया रैंक 52 थी। मेरे रैंक का रीज़न मेरे क्लासेस और क्लास नोट्स से मैं ऑलमोस्ट हर दिन क्लास अटेंड करती थी और अटेंटिवली नोट्स बनाती थी। टीचर्स अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बोलते थे रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट तो मैं उसको लिख लेती थी और वो बहुत हेल्प करता था इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो रोज़ क्लासेस अटेंड करें अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अरे सब पहले बताया था क्या? सब अलग अलग था। मैं राजस्थान से हूँ। मैं 695 मार्क्स है, ऑल इंडिया रैंक 54। जो लास्ट में खड़ा हो टेंशन में क्या बोले, सब बोल दिया है। अपने नोट्स और मॉड्यूल्स पर भी ध्यान दें और केमिस्ट्री के अंदर भी NCERT को अच्छे से जरूर पढ़ें। थैंक यू। हेलो, मैं अनुष्का चौधरी, कोटपुतली बच्चों ध्यान से ये इनकी एक एक शब्द की अहमियत है, कान खोल करके सुनिए, क्योंकि इन्होंने जो पसीना बहाया है ना वो एक एक शब्द ये आपके सामने निकला है और इसीलिए आपके सामने ये खड़े हैं। प्लीज सम्मान करना सीखिए। रैंक 58 है मेरी, मार्क्स 695। मैं ये कहूँगी कि हर क्लास अटेंड करो, चाहे तुम्हें सब कुछ आता हो, हर टेस्ट दो चाहे कुछ भी नहीं आता हो। मिस्टेक्स को एनालाइज करो, नोट डाउन करो, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करो ताकि मिस्टेक्स रिपीट ना हो। टीचर्स जो बोल रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो। ये लग रही है टॉपर है रे। मैं मोहम्मद फवाज हूँ, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। मेरा मार्क्स 694 है और रैंक 81 है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग क्लास नोट्स लिखते हैं या स्टडी मटेरियल है उसको एकदम अच्छे से तैयार रखना है कि रिविजन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि जितना आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा रिविजन इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। और उसी के साथ साथ जो टेस्ट देते हैं, टेस्ट के साथ जैसे ही टेस्ट हो उसका जो भी गलती है वो भी एक नोट में अलग से करके लिख लें, क्योंकि आप जो भी नोट्स है जो आप रिविजन करिएगा, ये जो भी आप गलती जो नोट डाउन किए हैं उसको भी रिवाइज कीजिएगा। मेन बात है कि आप रिवाइज करते रहिएगा, उससे आपको अच्छा याद रहेगा। ये मेन बात है। थैंक यू। आपका कितने स्टूडेंट को बोर्ड देना बाकी है जिनका? 12th के बच्चे हैं यहाँ पे? अच्छा, सारे 13 के हैं, ठीक है। तो 13 वालों के साथ एक कॉमन क्वेश्चन आता है, पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कैसे पढ़ें? कोई भी देना चाहे क्वेश्चन आंसर। कभी भी ऐसा नहीं आज पढ़ने की इच्छा ही नहीं, अब क्या करें? मजे करो और क्या ऐसा लगे पढ़ने की इच्छा हो? आप हाँ कोई भी दे सकता है। ऐसा पढ़ने की इच्छा नहीं होती। हाँ नहीं होता। ये लोग इसका जवाब कैसे देंगे? लोग तो पढ़ते रहते हैं। ऐसा आपके साथ भी कुछ आने को लोग कैसे लग पढ़ने की इच्छा है? हाँ मेरे साथ होता है। अच्छा, मेरे भैया ऐसी डांट लगाते थे कि मैं चुपचाप बैठ जाती थी पढ़ने। कौन डांट लगाते थे? भैया। भैया तो सबके भैया तो होंगे नहीं, लेकिन आपके टीचर जो कह रहे हैं, देखो इंटरेस्ट लेवल करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। कभी कभी हमारे मन में ऐसा होता है कि आप क्या पढ़ें तो पढ़ें। मैं भी अपने जमाने में पढ़ता था तो एक ही काम करता था, जब भी ऐसा लगता था कि मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लगा तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता था। सबसे आसान चैप्टर के 200-300 क्वेश्चन लगा लो 3-4 घंटे के अंदर, सब पढ़ने में मन लग जाता था। मतलब पढ़ने में लगाने के लिए पढ़ना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? मोबाइल के लिए रणवीर आप बताइए, मोबाइल बहुत ज़्यादा समय उनका खराब करता है या बर्बाद करता है? आप बताओ रणवीर, मोबाइल से कैसे बचा जा सकता है? फ़ोन को अपने से दूर कर दो, डब्बा वाला फ़ोन ले लो। अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, फ़ोन के फायदे ये नुकसान ये, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो रखो, नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो डब्बा वाला फ़ोन ले लो। हाँ, मोबाइल के लिए कल आयुष का इंटरव्यू चल रहा था, ये 4th रैंक वाला, जिसने कहा सर ऐसा है बढ़िया पढ़ाई हो रही है, बढ़िया नंबर आ रहे हैं, रैंक वाला कौन तो 2 घंटे मोबाइल चलाओ, 4 घंटे मोबाइल चलाओ, डजन का सबसे इधर वाला कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले क्या है, बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बढ़िया नंबर भी आ रहे हैं, 2 लाइन तो सुनिए नहीं, ये इन्होंने सुनिए 4 घंटे मोबाइल चलाओ। तो भैया उससे पहले की लाइन पूरी करो पहले। और कोई क्वेश्चन? टाइम टेबल हाँ, ये वैसे तो जस्ट क्लास चालू हुई है, फैकल्टी को कैसे मैनेज करें? अभी करंट कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, पुराना भी पढ़ा हुआ है, तो कैसे मैनेज करेंगे? एनीवन मुझे आपने देना चाहे, गौरव आप अगर देना चाहें आंसर। जैसे आप 12th में पढ़ रहे थे तो 11th के चैप्टर भी बैकग्राउंड में रिवीजन करने होते थे, पुराना चैप्टर भी रिवाइज करना। आप मान लो पढ़ रहे हो कैपेसिटेंस, पुराना रेफरेंस के साथ पढ़ चुके हो, तो कैसे इसको मैनेज करें? अगर 11th का बैकलॉग है तो उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th में उसको फिर से रिवाइज करा ही देंगे। लेकिन अगर पढ़ाया हुआ चैप्टर है और बैकलॉग लगा हुआ है तो फिर संडे को या फिर अगर कोई भी हॉलीडे है तो टाइम निकाल के फिर उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाई करके उसे बैकलॉग को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिर वो इतना डिले होएगा फिर वो समझ से बाहर चला जाएगा। तो कई बार तो बैकलॉग से ज़्यादा बैकलॉग का डर होता है, कॉन्फिडेंस का डर। जैसे इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो लाइन लिखी रहती है ना वो याद दिलाती है सब चीज़ें। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रखो, और कॉन्फिडेंस लाने का आसान सा तरीका है कंसेप्ट क्लियर करना सीखो चीज़ों के। जो भी पढ़ाया जा रहा है कंसेप्चुअली गेन करो, रटो मत ज़्यादा, कंसेप्चुअली। और कंसेप्चुअली गेन करने के लिए एक आसान तरीका है कि आप ऐसा कुछ जो पढ़ रहे हो प्रयास करो कि किसी और को कैसे समझा सकता हूँ। मैं टीचर बनने की ट्राई करो, फिर किसी ने मुझसे पूछा कि क्वेश्चन सॉल्व करते तो मैं कर सकता हूँ क्या? ऐसे आंसर अपने आप से दो। ये बच्चों ने ऐसे किए हैं, क्रिएट किए क्वेश्चंस, जनरेट किए क्वेश्चंस, ताकि और अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। और कुछ पूछना हो सीधे के लिए उतना चाहिए। ये तो डिपेंड करता है बैच का टाइमिंग क्या है। इनके बैच का टाइमिंग सबके नहीं कर गया, लक्ष्य वालों को मॉर्निंग टाइमिंग रहता था। अच्छा, बाद में इनका ये नहीं हो गया था, मतलब अजीब बात है, हमारे 4-5 घंटे तो मॉर्निंग चला, बाद में इवनिंग कर दिया। और वैसे आपके लिए खास बात बताऊँ, अगर सीपीटी हुआ तो फिर आपके लिए कुछ भी काम नहीं रहने वाला, आपको पूरे दिन भर एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका टाइम 2 से 12 भी आ सकता है, 2:30 से 5 भी आ सकता है। किसी को पहले कुछ पता लगेगा कि आपका टाइमिंग क्या आने वाला है,
और बल्कि पेपर भी अलग अलग आने वाला है। ये घबराने की जरूरत नहीं है, जीवन में ऐसा होता है। तो कहीं भी बहुत आसान पेपर आएगा, मालूम पड़ा बढ़िया नंबर लेकर आएगा, तब भी रैंक पीछे है, क्योंकि सबके बड़े बड़े नंबर है। वहां पे 300 नंबर लाने वाला भी कई बार फर्स्ट रैंक आता है, इवन 268 आने वाला भी टॉप 10 में आ जाता है। ये तो गलत है। 30-40 नंबर का डिफरेंस आने के बाद भी सेम रहेगा, बिकॉज पेपर का लेवल डिफरेंट है। वो प्रैक्टिस करेंगे अपन, जैसे अनाउंसमेंट होगा अपन ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करेंगे। और कोई क्वेश्चन? वो रिवीजन तो बताया तो सेम वो सेम कोई चीज है कि जैसे आपको थोड़ा अलग समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा संडे देना पड़ेगा, टेस्ट के बाद का मंडे लीव करना पड़ेगा। मंडे मस्ती के लिए नहीं होंगे, रिवीजन के लिए ही है। और फिर फिजिक्स के लिए स्पेशल अगर कोई बोलना चाहे, फिजिक्स कैसे पढ़ें? फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्लास में ध्यान देना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं और टीचर को फॉलो करना है। नोट्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आप नोट्स अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो आपके बेसिक से वीक है। नोट्स पे मास्टरी करने के बाद आप जेई मेंस के पीवाईक्यू लगा सकते हो, उससे बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। थैंक यू। और वैसे जो इम्पोर्टेंट जेईई के क्वेश्चन से आपको वक्त आने पर मिल जाएगी, क्योंकि जेईई का हर एक क्वेश्चन भी कई बार जेईई में नहीं होता आपने, बट एलएम का मेडिकल टीम जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है जो जेईई में आए हुए हैं, क्योंकि हम जो उम्मीद करते हैं कि 2-4 क्वेश्चन अगर टफ आएंगे तो जेईई में क्या तो प्रैक्टिस अभी कराएगा आपकी हो रहा होगा। और कुछ सेम फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ने बोला कि साथ में एनसीईआरटी पढ़ो। अच्छा, बॉडी साइकिल से साइकिल जो भी बोला करते हैं, उसके बारे में कुछ ज्ञान को देना चाहें। उठने सोने का समय कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन मतलब जो भी बताना चाहें। इनके लिए पता वो नीट का पेपर जाएगा कि ये क्वेश्चन है क्या, ये सवाल होते हैं कहते हैं सब पढ़ लो, उसमें क्या है 5-6 घंटे सो जाओ, उसके बाद सिर्फ 12 घंटे का आसपास पढ़ते थे। 12 घंटे इतनी हैरान कर रहा हूँ। देखो ये सब टफ क्वेश्चन है, घूमने ना बोलो। ये तो वैसे डिपेंड करता है कौन मॉर्निंग पर्सन है, किस जगह में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। मेरी सब शाम को पढ़े आप इसका मतलब सबका भी शाम पढ़ेंगे। मेरा तो फिर मॉर्निंग था, मैं सुबह उठती थी और क्लास मेरे इवनिंग में थे, तो मैं सुबह पढ़ लेती थी क्लास जाने से पहले, और आके फिर नींद आ जाती है तो सो जाती हूँ। अच्छा, क्लास आने का कितने बजे से पढ़ा था? रात में अच्छा, इवनिंग बैच, इवनिंग में क्लास से 9 बजे के आसपास आए, 7 बजे के आसपास आए, खाना खाने 10 बजे, 10 से लेकर 12 उसके बाद थोड़ा रिवाइज करके फिर सो जाते थे। अच्छा, 12:30 के आसपास सो जाते थे। सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह 5 से 6 के बीच में। लो भैया, सुबह 5 से 6 बजे उठ जाते थे। सुबह क्या करते हैं, 3-4 बजे पढ़ते हैं रात को और 11 बजे उठते हैं। थोड़ा ठीक करो, थोड़ा तो ठीक करो यार। मैं नहीं कह रहा कि आप 5 बजे उठो, उठ सकते हो तो उठो, लेकिन एटलीस्ट 7 बजे उठ जाओ यार, क्योंकि सीबीटी अगर हुआ तो मान लीजिए सुबह 7 बजे के आसपास से प्रैक्टिस होनी चाहिए। और कोई चीज़ इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्पेशल चीज़ है, बहुत खतरनाक है। आईसी मेरा तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस से हो गया खुद। ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक के लिए ओसी में तो सारी नेम रिएक्शंस और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैकेनिज्म याद कर लोगे तो आपको पूरा याद रहता है। और ऑर्गेनिक तो मतलब फिजिक्स में से एक सब्जेक्ट है, तो उसमें 3 लो। यही तो नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑर्गेनिक का मतलब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ रिएक्शन को रट दिया जाए, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक में, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आता है तो मैकेनिज्म अप्लाई करके आंसर आ रहा था। तो पेपर कंसेप्चुअल आया था, तो जिन बच्चों ने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखा उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो रटने पर फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट बिल्डअप करना है। ऐसे इनऑर्गेनिक के लिए कुछ बोलना चाहें? आईओसी इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो जो टीचर नोट्स लिखवा रहा है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में जितने भी एक्सेप्शन है, जो भी काम की सारी चीज़ें हैं वो लिखवा देंगे, तो वही नोट्स को जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी मैंने तो कुछ नहीं किया। आई थिंक दैट्स ऑल। बच्चों को नीचे लेके सभी के साथ अच्छा, कुछ एक फोटो हो जाए प्लीज सब नीचे आ जाइए, सब नीचे आ जाइए। है देखो लोग पे देखो। बोलेंगे आपका समय है। हाँ, आप इधर सामने में रहिए। अभी नहीं बात अभी ग्रुप फोटो प्लीज उधर सामने में करिए बेटा, सामने में करिए प्लीज, सामने में करिए, सामने फ्रंट में। यस फ्रंट सर, आप भी आ जाइए सर, आप भी आ जाइए प्लीज।
हमको भी नहीं याद प्रेम में हमको भी व्यक्ति से बना होता है कम से कम आपका व्यक्ति